Hello students, myself Sapna Kashyap, and today we are going to complete the last topic of the unit money and banking. Student, from last few videos I am teaching you unit 2 of macroeconomics class 12, which is money and banking. So we have already done with money, commercial banks, functions of commercial bank, credit creation or money creation by commercial bank, and then in last video I taught you about the what is a central bank and what are the functions performed by a central bank. And today I am going to teach you the last topic, which is how do central bank control money supply in the economy. स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा जो फोर्थ फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रल बैंक का, वो था सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और इट कंट्रोल द मनी सप्लाई. तो अब वो मनी सप्लाई को कंट्रोल तो करता है, समटाइम इट एक्सपेंड और समटाइम इट कॉन्ट्रैक्ट. कभी ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है और कभी कम करता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल बैंक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है आज हम वो पढ़ेंगे. यही सेम क्वेश्चन जो हम आज करेंगे, ये सेम क्वेश्चन आपको आगे यूनिट 3 में भी मिलेगा. तो अगर आप इसको यहाँ अच्छे से कर लोगे तो यूनिट 3 में आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के पास है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो है रेपो रेट. रेपो रेट का दूसरा नाम रीपरचेज रेट भी है. अगर इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज रीपरचेज रेट, तो डोंट गेट कंफ्यूज. रीपरचेज रेट और रेपो रेट दोनों सेम चीज़ें हैं. तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. कौन किसको लोन दे रहा है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, और वो उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जब लोन देता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो रेट वो चार्ज करता है वो क्या है? रेपो रेट. अगेन आई एम टेलिंग यू, रेपो रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक इशू लोन और क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स. अब ये रेपो रेट मनी कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है? लेट्स इमेजिन हमारी इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और मनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया है. जब कभी भी मनी सप्लाई बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो उसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, बिकॉज हर किसी के पास कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा होता है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ों की सप्लाई कम है. मीन्स डिमांड मार्केट में बढ़ गई, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा. और डिमांड क्यों बढ़ेगी? जब हमारे पास मनी ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी. तो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक रेपो रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है. जब रेपो रेट इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब कि हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो पहले इन्फ्लेशन से पहले सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 10% पे लोन दे रहा था, और कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा लेके आगे 15% पे लोन दे रहे थे लोगों को, एंड पीपल वर टेकिंग लोन एंड दे वर स्पेंडिंग एंड इट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. अब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी को कंट्रोल किया जाए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जाए. तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को, जो पहले 10% थी, अर्लियर इट वॉज 10%, नाउ इट इंक्रीज टू 15%. अब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा. जब कमर्शियल बैंक को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो आगे वो लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 20 या 22% पे देंगे. तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली लोन कम लेंगे और अपनी एक्स्ट्रा परचेजेस को रिड्यूस करेंगे. ऑन द अदर हैंड, आई टेक अदर वे अराउंड, अगर मार्केट में और इकॉनमी में डिफ्लेशन है, लोगों के पास डिमांड नहीं है, पैसा नहीं है,
दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ लेस परचेजिंग पावर बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, तो उस केस में ये रेपो रेट को कम कर देगा, इसे 10%, पहले इसने बढ़ा के 10% से 15% कर दी, अब इसे मे बी 8% और 7% कर देगा। तो लोन सस्ते हो जाएंगे और लोग ज़्यादा लोन लेंगे। सेम चीज़, सेम एक्सप्लेनेशन हमारी बैंक रेट में भी है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक is giving loan to commercial bank to meet its long term requirement. इन बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट है। अब दो मेन डिफरेंस बैंक रेट और रेपो रेट में क्या है? पहले तो रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज रीपरचेज रेट और बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। सेकेंड, बैंक रेट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए लेते हैं और बैंक रेट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ही लोन दे रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आर थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स डू कॉल इट OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब पहले ये समझना जरूरी है कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो यहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, यहां पर सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए either it buy the securities or it sell the securities, या तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है? लेट्स इमेजिन कि अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है, तो टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इट विल सेल द सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। ऐसे कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक को या लोगों को सेल करेगा तो लोग उसे बैंक से खरीदेंगे, तो पैसा लोगों से सेंट्रल बैंक के पास कुछ टाइम के लिए रिजर्व हो गया, राइट? दे पेड द अमाउंट फॉर सिक्योरिटीज। लेट कि कमर्शियल बैंक ने 100 करोड़, सेंट्रल बैंक ने 100 करोड़ की सिक्योरिटी सेल की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो डिफरेंट लोगों ने और मे बी कमर्शियल बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर उन्होंने ये सिक्योरिटीज खरीदी, तो वो 100 करोड़ रुपीस लोगों से सेंट्रल बैंक के पास आ गया और लोगों के पास वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली गई। अब वो 100 करोड़ रुपीस बैंक के पास आने से क्या हुआ? लोगों की परचेजिंग पावर उतनी कम हो गई, तो इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है, मनी इन सर्कुलेशन, वो कम हो गया फॉर अ टाइम भी, राइट? तो इस तरह से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। नाउ टेक अ सेकेंड स्टेप विच इज इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, कि अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई बहुत कम है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, वो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जो सिक्योरिटीज पहले उसने लोगों को बेची थी वो लोगों से वापस परचेज करेगा। सेंट्रल बैंक विल पे द अमाउंट टू द पीपल एंड रीपरचेज द सिक्योरिटीज बैक फ्रॉम द पीपल। वो लोगों से और कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज वापस लेगा और जो उसने उनसे 100 करोड़ रुपीस लिए थे उसके बदले में 120 करोड़ या 150 करोड़ रुपीस उनको वापस कर देगा। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन की हेल्प से भी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आर फोर्थ पॉइंट इज लीगल रिजर्व रेशियो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको, अगर आपको याद हो और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हों तो मैंने आपको हाउ डू कमर्शियल बैंक्स कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ाया। जब मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ाया तो उसमें मैंने एक LRR लिया 20%।
स्टूडेंट्स, LRR लीगल रिजर्व रेशियो होता क्या है? LRR लीगल रिजर्व रेशियो वो मिनिमम अमाउंट है जो डिसाइड करता है RBI और जो एज अ रिजर्व अलग रखा जाता है जिसमें से कोई भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट हैं लेट 10,000 रुपीज़, बैंक के पास कितने प्राइमरी डिपॉजिट हैं? 10,000। अब RBI ने ये पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि इस साल हमारा LRR 20% होगा, तो 20% LRR का मतलब है कि 10,000 का 20% मीन्स 2,000 रुपीज़ हम अपने पास रिजर्व रखेंगे और जो बच गया 8,000 रुपीज़ उसमें से हम लोन दे सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। दिस इज फिक्स्ड बाय द RBI और सेंट्रल बैंक एंड मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब it is divided into many parts but broadly we are studying only two parts which is CRR and SLR। हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक कैश रिजर्व रेशियो, एक सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको ना याद करने का एक बहुत इजी तरीका है। स्टूडेंट्स नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। देखो CRR के स्पेलिंग CRR, C stands for central। Just a minute students। ये देखो CRR, C का मतलब है C फॉर सेंट्रल, हमने खुद से मान लिया। वैसे तो इसका मतलब कैश रिजर्व रेशियो है बट अपने सिंप्लिसिटी के लिए ताकि हम भूल ना जाएं मैंने ये मान लिया कि C फॉर सेंट्रल। इसका मतलब ये वो रिजर्व्स हैं जो हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ेंगे। मतलब CRR कैश रिजर्व रेशियो इज दैट मिनिमम रेशियो विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। तो आपको यहां से याद रहेगा कि C का मतलब सेंट्रल, तो ये किसके पास रखेंगे? वो सेंट्रल के पास। लेट ये बैंक ने 10% डिसाइड किया। SLR, S को मैंने मान लिया मतलब है इसका सेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज दैट मिनिमम रिजर्व रेशियो डिसाइडेड बाय central bank only which every bank has to keep with itself, जो हर बैंक अपने पास रखेगा। लेट ये भी बैंक ने RBI ने डिसाइड किया कि 10% है, तो अगर किसी बैंक के पास टोटल 10,000 रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं तो वो उसका 10% 1,000 रुपीज़ सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखेगा और 1% अपने पास रिजर्व रखेगा। ये रिजर्व्स इसलिए मेंटेन किए जाते हैं कि अगर द पीपल हु हैव डिपॉजिट्स इन द बैंक एंड दे वांट देयर मनी बैक, तो उस टाइम पे इन रिजर्व से हम उसको पूरा करते हैं। ठीक, तो अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस केस में वो CRR और SLR को बढ़ा देगा, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर डिफ्लेशन है तो ये दोनों को हम डिक्रीज करके लोगों की परचेजिंग पावर को कम कर देंगे। गॉट इट? सो वी हैव कंप्लीटेड रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशियो। नाउ स्टूडेंट्स कम टू लास्ट पॉइंट विच इज मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशियो और मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अब बेटा आप सबको पता है कि कभी भी अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको बिना उसके लोन नहीं देगा, सिक्योरिटी की या कोलेट्रल के। आपको कुछ ना कुछ बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी या एज अ कोलेट्रल रखना पड़ेगा। कोलेट्रल क्या होता है कि कोलेट्रल वो एक एसेट है जो आप बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखते हो और जब अपना आप लोन रीपे कर देते हो तो बैंक आपको आपकी वो चीज़ वापस कर देता है। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर 15 लाख का लोन चाहिए तो मुझे बैंक के पास एक सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेट मुझे 15 लाख का लोन चाहिए और मेरे पास कुछ और नहीं है सिक्योरिटी के लिए, तो बैंक ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने घर के जो पेपर्स हैं, रजिस्ट्री पेपर्स हैं, उनको मॉडरेट कर दो, उनको एज अ कोलेट्रल रख दो। तो अब हम ये मानते हैं कि मेरे घर की जो वैल्यू थी लेट 20 लाख रुपीज़ थी, तो मैंने बैंक के पास 20 लाख रुपीज़ के अपने वैल्यू के घर के डॉक्यूमेंट्स रखे, उसके बदले में बैंक ने मुझे 15 लाख रुपीज़ का लोन दिया।
तो आपको यहाँ से ये समझ में आया कि जो कोलेट्रल की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होती है देन द लोन सैंक्शन. So what is marginal requirement? Marginal requirement is a difference between the value of loan sanctioned and the value of the collateral. तो यहाँ वैल्यू ऑफ कोलेट्रल 20 लाख रुपीज़ थी और जो लोन मुझे मिला वो 15 लाख रुपीज़ था. तो मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कितनी हुई? 5 लाख रुपीज़. गॉट इट? वो क्या हुई? 5 लाख रुपीज़. उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट. सो इफ अ कंट्री और अ इकोनॉमी इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, पहले ही लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उस केस में सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा. बैंक बोलेगा अगर आप 20 लाख की चीज़ गिरवी रखोगे, कोलेट्रल दोगे, तो मैं आपको लोन सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का दूंगा. तो मे भी बहुत सारे लोग जिनकी रिक्वायरमेंट इतनी अर्जेंट नहीं है वो इसे अवॉइड करेंगे. लेकिन अगर बैंक चाहता है कि आप ज़्यादा लोन लो, तो उस केस में और सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, तो उस केस में बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देगा एंड यू कैन टेक लोन ऑफ मोर वैल्यू. So students, with this video we have completed our complete unit of money and banking. We have covered all the topics whatever were there in your syllabus and whatever were important. So I want you to just see all the small videos to cover these topics. And from next video we'll start with unit 3, which is income and employment determination. So till then you just go through with this, and if you have any confusion kindly do inform me. Thank you students.